हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग हम ख़त्म कर चुके हैं। अब शुरू होगी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बेंड्यूरा के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो हम बहुत बार कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती क्या है एक्चुअली में? जब आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके सीख जाते हो, मतलब बिना किसी की इंस्ट्रक्शंस दिए खाली आप देख के सीख जाते हो। कोई आपके सामने कुछ बना रहा है, आप उसको डेली ऑब्जर्व करते हो। जैसे घर में हैं बच्चे, देखते हैं कि मदर डेली चाय बनाती है, तो सामने वो अगर उनके वो देखते हैं कैसे बनती है, तो उनको वो स्टेप्स धीरे धीरे याद हो जाते हैं। बेशक वो कभी करते नहीं है काम या कभी बनाते नहीं है चाय, लेकिन फिर भी वो देखते हैं तो उनके माइंड में वो स्टेप्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिर ये होता है कि कभी एक दिन ऐसा हुआ कि मदर बीमार है और उनको घर में कोई नहीं है कि कोई चाय बना के दे दे, और वो बच्चे से बोलती हैं कि मन कर रहा है मेरा कि चाय पीने का। तो बच्चा सोचे कि मैंने तो देखा था कैसे बनता है, शायद मैं बना लूँगा, और वो जाके बनाता है तो उससे बन जाती है। तो ये चीज़ होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं ली किसी से, लेकिन वो देखता रहा और उसको वो चीज़ आ गई। तो इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं। और कभी कभी आपको एक वर्ड मिलेगा लिखा हुआ वाइकेरियस लर्निंग। वाइकेरियस लर्निंग का मतलब भी ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता है। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि वाइकेरियस लर्निंग में हम वो चीज़ें भी सीख जाते हैं जो चीज़ हमें नहीं करनी। सपोज कोई ऐसी चाय बनाते टाइम, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, आपने देखा कि मदर ने एक बार गलती से गरम पतीले को छू दिया था तो उनका हाथ जल गया था। तो बच्चा अगर वाइकेरियस लर्निंग कर रहा है तो वो देख लेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, जब मैं अगले अगली बार जब भी बनाऊंगा तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है कि मैंने गरम पतीले को नहीं छूना है। तो वो मतलब ये भी देख रहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से कि क्या चीज़ नहीं करनी है, ताकि मेरा हार्म ना हो किसी चीज़ में। तो ऑब्जर्व भी कर रहा है, साथ साथ दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख भी रहा है। तो वाइकेरियस लर्निंग भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी हो सकती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैन प्ले अ रोल इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं, मैंने आपको भी एक दिया, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो शेफ़ को देख के वाइल एन एक्सपीरियंस शेफ़, जैसे टीवी में ही सपोज आप देखते हो तो आप देख के सीख जाते हो कि कैसे बना रहा है, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ पर्सन। तो फिर वो खुद बनाने की कोशिश कर रहा है। या फिर आप टेलीविज़न प्रोग्राम में देख के सीख जाते हो कि कैसे एक अपना घर का जो वो करना है, सामान ठीक करना है, सेट करना है, उस टाइप से। या बच्चे जो हैं पेरेंट्स को देख के वॉश करना, डिशेस सीख जाते हैं, लॉन्ड्री कपड़े धोना सीख जाते हैं, कुछ बनाना सीख जाते हैं। तो वैसे ही एग्जांपल्स हैं जैसे मैंने आपको दिया। तो वी लर्न vicariously merely by watching the actions of other person and the consequences। तो हम ये देख के सीख जाते हैं दूसरे लोगों का कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, प्लस उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको क्या मिले हैं, क्या फ़ायदा मिला है उस तरीके से करके। जैसे मैंने चाय वाला एग्जांपल दिया कि वो बच्चा देख के सीख गया कि मदर ऐसे करती हैं तो उनको चाय बनानी मतलब चाय बनती है, वो चाय पीती हैं, प्लस अगर वो गर्म चीज़ को छू देती है तो उससे उनको चोट लग जाती है। तो वाइकेरियस लर्निंग कर रहे हैं कि क्या चीज़ करने से क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं। तो इसके लिए फेमस एक एक्सपेरिमेंट है बोबो डॉल वाला, जो आप मेरी दूसरी वीडियोस में ढूंढ के देख सकते हो। हमने बहुत डिटेल में इसको 2-3 बार डिस्कस किया हुआ है। ये बेंड्यूरा का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें इन्होंने एल्बर्ट बेंड्यूरा ने ये शो करने की कोशिश की थी सबको कि जो बच्चे होते हैं वो ऑब्जर्व करके सीख जाते हैं। तो इन्होंने कैसे किया था, आई थिंक आपको ये पता होगा बोबो डॉल वाला, कि कुछ बच्चों को उन्होंने बाहर बिठाया था और एक टेलीविज़न पे, एक स्क्रीन पे उनको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक बच्चा, एक डॉल होती है बोबो डॉल, जो उसकी होती है बैलून टाइप की होती है, तो उसको मारो तो वो वापस आ जाती है। तो वो मारते हैं उसको, तो अलग अलग ग्रुप्स थे बच्चों के। किसी ग्रुप को ये दिखाया कि उस डॉल को मारने से बच्चों को रिवॉर्ड मिला, किसी ग्रुप को दिखाया कि उस डॉल को मारने से बच्चों को पनिशमेंट मिली, और कोई एक ऐसा ग्रुप था जिसको दिखाया कि ना बच्चों को रिवॉर्ड मिला ना पनिशमेंट, कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने बाद में देखा कि जब उन बच्चों को उस रूम में भेजा जहाँ पे डॉल रखी थी, तो जो ग्रुप था बच्चों का जिन्होंने ये देखा था टीवी पे कि जो इसको मारेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, तो उन बच्चों ने भी उसको मारना शुरू कर दिया डॉल को।
तो इससे ये प्रूव हो गया कि बच्चे ये कैलकुलेट करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमारे एक्शन के, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उसके हिसाब से वो अपनी लर्निंग को अप्लाई करते हैं। लर्निंग तो तीनों ग्रुप की हो गई थी। जिन्होंने देखा रिवॉर्ड मिला उन्होंने भी लर्न करा कि बोबो डॉल को मारते हैं, जिन्होंने देखा पनिशमेंट मिली है उन्होंने भी लर्न करा लेकिन जाके मारा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था बाद में पनिशमेंट मिलेगी। तो लर्निंग तीनों ग्रुप्स की हो गई थी। सिर्फ बच्चों ने रिएक्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि वो उनको कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो देख लिए थे उन्होंने। तो यहाँ पे इमिटेशन का भी इम्पोर्टेंस इन्होंने बताई है। इमिटेट करना मतलब क्या होता है? कॉपी करना। कि बच्चे जो हैं रिएक्शंस कॉपी कर रहे थे जो उन्होंने टेलीविजन पे देखा, इमिटेट कर रहे थे। तो सेम तरीके से उस डॉल को मार रहे थे, लेकिन ये वो वाले ग्रुप थे जिन्होंने देखा था कि अगर हम उसको मारेंगे तो हमें रिइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने प्रूफ करा था कि किस तरीके से बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट से। इनका ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। आज तक जब भी बात होती है तो बंड्यूरा के बारे में ही होती है, और इनका बोबो डॉल जो एक्सपेरिमेंट है ये ही जनरली इसके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में हर जगह आता है। फिर इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज़ है अटेंशन, कि जो चीज़ आप देख रहे हो आप उसको अटेंशन दो पहले। तो अगर आपका अटेंशन ही उधर नहीं है, दिमाग ही कहीं और घूम रहा है, फोकस ही नहीं है, तो आप क्या इमिटेट करोगे? क्योंकि लर्निंग आप नहीं कर रहे हो तो इमिटेट नहीं कर पाओगे। तो लर्न करनी है कोई चीज़ तो उसके ऊपर ध्यान देना है, उसके ऊपर फोकस देना है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली रिटेंशन। रिटेंशन मतलब उसको याद भी रखना है। सपोज आपने देखा कि मदर चाय बनाती है तो वो क्या क्या चीज़ें करती हैं, स्टेप्स क्या हैं। अटेंशन तो दे दिया आपने लेकिन आपने उसको रिटेन नहीं किया, बाद में याद नहीं रखा, भूल गए, तो उससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को रिपीट नहीं कर पाओगे। तो अटेंशन हो गया, रिटेंशन हो गया। फिर हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब आप उस चीज़ को वापस से करने की कोशिश करो, रिपीट करने की। तो उसके लिए आपके अंदर फिजिकल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, फिजिकल एबिलिटीज़ उस चीज़ को करने की। अगर छोटा बच्चा है, सपोज बहुत ही छोटा बच्चा है, तो उसके अंदर तो एबिलिटी नहीं है ना उस एक्शन को कॉपी करने की, जो मैंने बताया था चाय वाला एक्शन है। लेकिन बच्चा बड़ा है, थोड़ा सा मिडिल एज है, तो वो एबल है, तो वो मतलब फिजिकली एबल है। सेकंड है कैपेसिटी टू मॉनिटर योर ओन परफॉर्मेंस, और अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाना। मॉनिटर कर पाना मतलब ये पता हो कि जो मैं कर रहा हूँ मैं उस हिसाब से ही कर रहा हूँ जो मैंने देखा था कि नहीं। तो ये हो गया आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस। और लास्ट में आता है मोटिवेशन। अंदर एक मोटिवेशन भी होनी चाहिए वो करने की। अब अगर बच्चे में मोटिवेशन नहीं है, उसका मन नहीं है कि करना कि मैं क्यों बनाऊँ जाके चाहे, या मेरा काम नहीं है, मेरा मन नहीं है, उस तरीके से फिर आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, लेटेंट लर्निंग तो हो जाएगी। लेटेंट मतलब आपके माइंड में तो वो चीज़ होगी रिकॉर्डेड, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो भूल जाओगे बाद में। तो लेटेंट लर्निंग को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? मोटिवेशन, कि हमने जो देखा हम अब उसको एक्चुअली में अप्लाई करेंगे। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं: अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मोटिवेशन, जो बहुत ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए। तो ये चारों यहाँ दिए हुए हैं। फिर आगे आता है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग से क्या एग्रेशन का भी कोई लेना देना है? मतलब क्योंकि बार बार ये टॉपिक, बार बार ये डिबेट होती है कि बच्चे टीवी में देख के वायलेंस सीखते हैं। बार बार बच्चे, मतलब पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि टीवी में जो चीज़ दिखाई जाती है सारी चीज़ें बच्चे देखते हैं, वो सीखते हैं। इसीलिए ये बार बार आता है टॉपिक कि क्या ऑब्जर्वेशन लर्निंग का वायलेंस या अग्रेशन से कोई लेना देना है? Apparently, when children and adults are exposed to new ways of aggressing against others, techniques they have not previously seen, they may add these new behavior to their repertoire। तो ये कहते हैं कि जब आप नई नई चीज़ें देखते हो टीवी में, जैसे क्राइम वाले सीरियल्स देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, इसमें कोई नया तरीका दिखाया हुआ है किस तरीके से क्राइम किया जा सकता है, तो वो क्या होता है, वो हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो टेक्निक बैठ जाती है कि ये इस तरीके से भी हो सकता है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती है, लेकिन यहाँ एग्रेशन की बात हो रही है तो हम सिर्फ एग्रेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे।
तो ये माना जाता है कि टीवी में, मीडिया में जैसे वायलेंस दिखाते हैं, न्यूज़ चैनल में सुनते हैं वो लोग किस किस तरीके से क्राइम किया है, तो वो नई नई चीज़ें जो भी सुन रहा है, चाहे वो एडल्ट हो, खाली बच्चे ही ना, एडल्ट भी हो अगर, तो उनके भी माइंड में ये सारी चीज़ें बैठती रहती है। तो क्या ये ठीक है कि इस तरीके से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से हमारी एग्रेशन या हमारे एग्रेसिव आइडियाज़ और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं? तो आई थिंक ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सो media violence may convey messages that violence is an acceptable means of handling interpersonal difficulties. After all, if heroes and heroines can do it, why not viewers? तो यही चीज़ है कि मीडिया से क्या मैसेज मिलता है कि अगर हीरो है कोई मूवी का, वो अगर लड़ाई झगड़ा करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो व्यूअर सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट वायलेंस इज इवन मोर कॉमन देन इट रियली इज, एंड इट मे ऑल्सो लेसन इमोशनल रिएक्शन टू एग्रेशन। तो क्या होता है कि फिर उससे लोगों का रिएक्शन जो है ना एग्रेशन को, थोड़ा इमोशनली कम हो जाता है, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरह सोचने लग जाते हैं। फिर वो उसको एक इस तरीके से सोचते हैं कि भाई अगर टीवी में जिस तरह दिखाया है कि वायलेंस से अपनी प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहा है, तो वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इस तरह करने से, और वो हमारे स्किल में कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐड हो जाती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू। तो ये इस तरीके से माना जाता है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग और एग्रेशन का एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है आपस में, कि एक की वजह से दूसरा होता है। कॉज नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज़ ज़्यादा हो तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं कि वो कॉज हो उसका, कॉज कुछ और भी हो सकता है। कॉज कुछ घर की सिचुएशंस भी हो सकती हैं, कोई बहुत अग्रेसिव है अगर, तो कॉज नहीं माना जाता, लेकिन कोरिलेशन माना जाता है कि वो एक चीज़ देखता है तो दूसरी चीज़ बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फिर आगे इसमें ये बताया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नॉट ऑल फाइंडिंग्स सपोर्ट सच कंक्लूजन्स। तो यहाँ पे ये फ्रीडमैन और वाइल्डम ये कह रहे हैं कि सारी फाइंडिंग्स नहीं सपोर्ट करती हैं इस कंक्लूजन को, कि मीडिया से ही सिर्फ वायलेंस होती है। ये हर चीज़, हर जगह यही एक वो चीज़ नहीं निकल के आई है। गिवन द फैक्ट दैट मैनी चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम वॉचिंग टेलीविजन, प्लेइंग violent video games, and more recently surfing the web than they do any other single activity. However, the potential influence of such experience on behavior seems worthy of careful attention. तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सारी स्टडीज़ बेशक ये मान रहे हैं कि आजकल जो है ज़्यादातर टाइम बच्चों का टीवी देखने में या वॉयलेंट वीडियो गेम्स खेलने में निकलता है, सर्फिंग करने में वेब की। पर इसमें वो 4 प्रिंसिपल्स है ना आपके अटेंशन रिटेंशन वाले, कहते हैं उसका भी तो रोल है। ज़रूरी थोड़ा ना कि वो उसको इतनी ज़्यादा अटेंशन या उसको इतना ज़्यादा रिटेन कर पा रहे हो, या उनके अंदर उतनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हो उस चीज़ को पूरा करने की, या वो मोटिवेटेड हो। अगर वो चारों प्रिंसिपल में से भी एक मिसिंग है तो वो चीज़ वो कॉपी थोड़ी कर पाएंगे। So research has also studied the effects of television on behavior in other areas of life. In one study, for instance, observation of television depiction of automobile driver and their passenger during several viewing seasons revealed that most of these persons were rarely shown belted. Moreover, the probable real-life consequences of crashes from unbelted vehicles occupants, seriously injury or death were almost never shown on TV. तो यहाँ पे एक स्टडी बता रही है, यहाँ पे एक टेलीविज़न शो के बारे में बात हो रही है कि उसमें वो दिखाया जाता था कि जो ऑटोमोबाइल ड्राइवर्स हैं और जो पैसेंजर्स हैं उसमें से कोई भी बेल्ट नहीं लगाता है जब वो व्हीकल में बैठा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा, मतलब ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि टीवी में वो बेल्ट नहीं लगाते हैं, दिखाते हैं कि बेल्ट लगाए बिना ही कार चला रहे हैं, बाइक वो चला रहे हैं ऑटोमोबाइल। तो क्या एक्सीडेंट्स भी उसकी वजह से ही होते हैं क्या? जो रियल लाइफ में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बेल्ट ना पहनने की वजह से, उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है कि टीवी में नहीं दिखा रहे हैं, बट फिर भी ये कह रहे हैं लेकिन पॉजिटिवली उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये हुआ था कि गेलर ने एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू कर दिया था जिसमें
इस चीज़ पे फोकस लाए थे कि टीवी में क्यों नहीं दिखाते हैं, जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस दिखाते हैं गाड़ी चलाते हुए तो उन्होंने बेल्ट पहनी है, क्यों नहीं दिखाते हैं कि वो बेल्ट पहन के चला रहे हैं। या कोई भी टीवी सीरियल हो या कोई फिल्म हो जिसमें कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा है तो उसमें क्यों नहीं दिखाते हैं कि वो बेल्ट पहना है। तो ये ड्राइव इन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया था कि ये चीज़ टीवी पे दिखाई जाए ताकि लोगों के अंदर भी उसको देख के ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो जाए। और बाद में ये हुआ था कि उसके कुछ महीनों बाद ही ये हो गया था कि उस पॉप टीवी का जो पॉपुलर स्टार था, जो उसका जो एक्टर था, उसने एक्चुअली में इस कैंपेन के बाद बेल्ट वगैरह पहनना टीवी में मतलब दिखाना शुरू कर दिया था अपने शो में कि वो जब भी व्हीकल चला रहा है तो वो बेल्ट पहन के चला रहा है। और 3 साल में ये देखा गया कि जब ये कैंपेन हुआ था 3 साल के अंदर ही अंदर लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई थी कि हमें जब भी ड्राइव करना है तो उसमें बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं कि चाहे नेगेटिवली उस चीज़ ने इफ़ेक्ट नहीं किया लेकिन पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो उसका दिखा। ऐसा नहीं था कि जब एक्सीडेंट हो रहे थे बिना बेल्ट पहने लोगों के तो वो उसकी वजह से हो रहे थे क्योंकि वो टीवी में देख रहे थे कि बेल्ट नहीं पहन रहे। लेकिन अगर टीवी में ये दिखाया जाए बार बार कि बेल्ट पहनना ज़रूरी है जब भी ड्राइव करो तो उससे काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ गई कि बेल्ट पहनना चाहिए। तो इस तरीके से भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का यूज़ किया जा सकता है, हमेशा नेगेटिव चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता। तो जो सेफ्टी बेल्ट यूज़ है टेलीविज़न में उसकी वजह से 3 साल के अंदर लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई थी। फिर है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सम इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस। कैसे एप्लीकेशन मतलब किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को। जैसे अनहेल्थी बिहेवियर को हटाने के लिए, जैसे स्मोकिंग है किसी की उसको क्विट करवाने के लिए एडोलसेंट में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू चेंज कर सकते हो। तो इसमें हम देखते हैं रिसेंट एविडेंस सीम टू इंडिकेट दैट दिस इज ट्रू। इन वन स्टडी एलियोस यंग एंड ग्राहम and Hansen surveyed several thousand of their peers, seventh graders to assess their smoking habits and smoking habits of their peers. They also asked participants if they cared how their friends would react if they used drugs or alcohol. Finally, they assessed that whether each student was already a member of a social group. They surveyed students as 8th grader to determine their smoking status. Which of these students was most likely to have started smoking? तो यहाँ पे एक सर्वे की बात कर रहे हैं कि 7th ग्रेड में जो बच्चे थे उनकी सर्वे लिया था। सर्वे किया था ये देखने के लिए कि उनकी स्मोकिंग हैबिट्स क्या मतलब क्या वो स्मोक करते हैं या करते हैं तो कितनी ज़्यादा करते हैं, और उनके दोस्तों की स्मोकिंग हैबिट्स क्या हैं, और क्या उनको फ़र्क पड़ेगा अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मतलब इफ़ दे केयर हाउ देयर फ्रेंड्स वुड रिएक्ट इफ़ दे यूज़ ड्रग्स और अल्कोहल। तो क्या उनके दोस्तों को अगर पता चलता है कि वो ड्रग या अल्कोहल लेते हैं तो उनके दोस्त किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उससे उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। तो फाइनली दे असेस्ड वेदर ईच स्टूडेंट वाज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप और नॉट। और प्लस ये भी पूछा था कि क्या वो किसी ग्रुप के मेंबर हैं। मतलब 4 चीज़ें इसमें पूछी गई। पहली ये चीज़ कि क्या वो स्मोक करते हैं, नहीं, अगर करते हैं तो उनकी हैबिट कितनी है स्मोक करने की। फिर तीसरी चीज़ ये पूछी कि क्या उनके दोस्तों में भी स्मोकिंग की हैबिट्स है, और फाइनली ये पूछा कि क्या रिएक्शन उनके दोस्त अगर रिएक्ट करेंगे, अगर बाई चांस उन्हें ये पता चलता है कि तुम ड्रग लेते हो या अल्कोहल लेते हो तो क्या उनके दोस्तों के रिएक्शन से तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। ये 4 चीज़ें पूछी। तो 7th ग्रेड के बच्चों से पूछी गई, और आई थिंक उसके बाद इन्होंने 8th ग्रेड के बच्चों से भी पूछी है। ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्कूल ईयर they surveyed the students as 8th graders to determine their smoking status. Which of these students was most likely to have started smoking? तो अब फिर उसके बाद 8th ग्रेडर्स को भी पूछा था उनकी स्मोकिंग स्टेटस के बारे में। तो पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज़्यादा स्मोकिंग स्टार्ट करी होगी, लगता है कि ज़्यादा स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा उनको जल्दी इन्फ्लुएंस हुए होंगे। So because peer acceptance is so important to 12 and 13-year-old, अब ये तो हमें सबको पता है कि जो एडोलेसेंट होते हैं उनके लिए पीयर एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है, अपने फ्रेंड ग्रुप में एक्सेप्ट होना, जो कि 12-13 साल के बाद होता है। तो यहाँ पे
Eloise Young and her colleagues predicted that outsiders teen who had not yet been accepted into friendship group would be influenced to a greater extent by the behavior of their peers. तो यहाँ इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि जो बच्चे अभी तक किसी ग्रुप में नहीं हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे अपने पीयर्स का बिहेवियर कॉपी करने में. क्यों? क्योंकि उनको अभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है किसी ग्रुप में और वो चाहते हैं अभी किसी ग्रुप को ज्वाइन करना. तो वो जो आउटसाइडर्स हैं वो ज़्यादा स्मोक करेंगे ताकि वो किसी ग्रुप में एक्सेप्ट हो जाए. ये इन्होंने प्रिडिक्ट किया था. So the predictions were confirmed. The results showed that the outsider were much more likely to emulate the behavior. तो फाइनली इनकी प्रिडिक्शन कंफर्म हो गई थी और यही देखा इन्होंने कि जो आउटसाइडर थे ना, जिनको कोई ग्रुप में अभी एक्सेप्टेंस नहीं, जो किसी ग्रुप के मेंबर नहीं थे, उन्होंने जल्दी स्मोकिंग करना शुरू करा था ताकि उनको ग्रुप में मेंबरशिप मिल जाए, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी करते थे. Outsiders whose best friends smoked in 7th grade were twice as likely to begin smoking than outsider whose friend did not. तो जिनके बेस्ट फ्रेंड स्मोक करते थे तो ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा जल्दी स्मोकिंग करना सीख गए. तो ये था मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से किस तरीके से बच्चे कुछ ऐसी हैबिट्स भी सीख जाते हैं. और ऑब्जर्व किसको करते हैं? अपने पीयर ग्रुप को करते हैं, क्योंकि एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है एडोलेसेंट एज में जिसमें पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब यहाँ पे तो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट दिखाया ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कि नेगेटिवली किस तरीके से ये चीज़ यूज़ होती है, पर हम इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं. पॉजिटिवली भी तो बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं. जैसे आप उनको किसी ग्रुप पार्टिसिपेशन में करो, जैसे कोई कंपटीशन है उसमें ग्रुप पार्टिसिपेशन कराओ, तो वो एक दूसरे से सीख जाते हैं ना, नए नए स्किल सीख जाते हैं, कॉम्पिटेंसी सीख जाते हैं. अब यहाँ एक उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि जो माइल्डली रिटार्डेड जो वो होते हैं, थोड़े से मेंटली रिटार्डेड होते हैं बच्चे, उनको जब रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाया जाता है रेगुलर बच्चों के साथ, तो वो उनसे काफ़ी सारे स्किल सीख जाते हैं. जैसे कैसे पेंसिल पकड़नी है, किस तरीके से लिखना है, वो अपने बच्चों साइड के अपने दोस्तों को देख के सीख जाते हैं कुछ चीज़ें. इसीलिए तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था. इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि जो मेंटली रिटार्डेड है बच्चे, उनको उन्हीं के साथ पढ़ाया जाए जो नॉर्मल बच्चे हैं, अलग से नहीं. वो यही रीज़न था क्योंकि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है. तो वो बच्चे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को देख के सीख जाते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे लिखना है, पेंसिल कैसे चलानी है. तो वो बहुत पॉजिटिव, एक बहुत ही पॉजिटिव साइड दिखाई हुई है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की. तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.